डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम मदर टेरेसा के एक विचार से करेंगे। मदर टेरेसा का मानना था कि आज दुनिया में रोटी की भूख से कहीं ज्यादा बड़ी भूख प्यार और अपनों की कमी की। इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपने घरों से ही प्यार की क्रांति शुरू करनी होगी। मित्रों, इस समय देश में आंदोलन काल चल रहा है। अलग अलग शहरों में, कस्बों में जहां देखिए वहीं लोग अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। कहीं छात्र अपने अधिकार के लिए, कहीं गांव वाले सड़क के लिए, जेन-ज़ी और जेन अल्फा तक आंदोलन कर रहे हैं। हमें लगता है हमारे देश में अब एक ऐसे आंदोलन की भी जरूरत है जो रिश्तों को बचाने के लिए हो, जो रिश्तों को निभाने के लिए हो। और यह आंदोलन आपको सड़क पर जाकर नहीं, अपने घर में, अपने घर के बाहर खड़े होकर करना होगा। क्योंकि हमारे समाज में एक और बुजुर्ग को लावारिस चिता पर जलना पड़ा। उस बुजुर्ग की एक दो नहीं, चार संतानें हैं, लेकिन ना तो कोई देखने आया, ना ही मुखाग्नि देने के लिए पहुंचा। दुर्भाग्यवश एक हफ्ते के अंदर हमें यह दूसरी बार ऐसी संवेदनहीन खबर बतानी पड़ रही है जिसमें संबंधों का अंतिम संस्कार हुआ है, रिश्तों का अंतिम संस्कार हुआ है। हमने आपको बताया था कि सोनीपत के वृद्धाश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में उनकी संतानें नहीं पहुंची। एक बेटी ने वीडियो कॉल किया तो उस पर भी वो घड़ियां देख रही थी। और अब भोपाल में तो वीडियो कॉल पर भी अपने पिता का अंतिम संस्कार देखने के लिए किसी संतान ने फोन नहीं उठाया। मित्रों, देश में यह संबंधों के अंतिम संस्कार के न्यू नॉर्मल होने का साक्ष्य है। सवाल है, क्या माता पिता अब लावारिस चिता पर ही जलेंगे? मित्रों, महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आकाश से भी ऊंचा कौन है और भूमि से भारी कौन है, तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, माता का स्थान इस भूमि से भी भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। महाभारत को पंचम वेद मानने वाले इस देश के भोपाल शहर के एक वृद्धाश्रम में 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का नाम घनश्याम मालवीय था, जो पिछले 1.5 साल से अपना घर नाम के वृद्धाश्रम में रहते थे। 4 अगस्त को घनश्याम मालवीय की मौत हो गई, लेकिन उनकी संतानें उन्हें अंतिम समय में भी देखने नहीं आई। मित्रों, घनश्याम मालवीय के गले में एक गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण वो बोल पाने में पूरी तरह असमर्थ थे। उनके पास एक पर्ची मिली थी जिस पर एक नंबर लिखा था। वृद्धाश्रम चलाने वाली माधुरी मिश्रा ने उस नंबर पर एक बार फोन भी किया, लेकिन सुभाष नाम के शख्स ने घनश्याम के बारे में बात करने से इनकार कर दिया। घनश्याम मालवीय की मृत्यु के बाद वृद्धाश्रम संचालिका ने फिर से उस नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई और फिर 24 घंटे बाद एक लावारिस चिता जला दी गई। घनश्याम मालवीय की 4 संतानें थीं, लेकिन उनकी ना तो जिंदा रहते हुए किसी ने खोज खबर ली और ना ही मृत्यु के बाद कोई आया। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि वृद्धाश्रम चलाने वाली संचालिका क्या कह रही है। बच्चों ने जब उनका साथ देना ही मना कर दिया तो वो अकेले आए। उनका एक नंबर उन्हें हमें दिया था, फोन उठाया था जब वो अच्छी स्थिति में थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, दोबारा आप हमें फ़ोन नहीं लगाइए, हमारा इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। फिर भी हमने कोशिश करी कि एक बार और ट्राई करें, तो वो सेवा में नहीं है, इस तरह की बातें आई। तो हमारे सामने यही जो स्थिति, अंतिम संस्कार किया जाए संस्था के माध्यम से। बड़ा कष्ट होता है जिनके 4 बच्चे हैं और वो आज गैरों के हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। कोई फ़ोन भी नहीं उठाया किसी ने। तो 24 घंटे एक ड्यूटी होती कि अपन इंतज़ार कर लें, पर वृद्धा आश्रम होने के नाते और भी बुजुर्ग होने के नाते किसी भी डेड बॉडी को प्रॉपर सुविधाएं नहीं होने के कारण ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। इस तरह 4 संतानों के पिता की लावारिस चिता जली और साथ में एक और संबंध का अंतिम संस्कार हो गया। मित्रों, घनश्याम मालवीय इंदौर की पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले थे। वहां उन्होंने साइकिल के टायर और ट्यूब बेचकर बच्चों को पाला, घर और परिवार बनाया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें न सिर्फ वृद्धाश्रम में रहना पड़ा, बल्कि एक भी संतान उन्हें कंधा देने तक नहीं आई। सोचिए, जिन बच्चों को मालवीय जी ने साइकिल का ट्यूब बेचकर पाला, ये उनका सच है। मित्रों, पराशर स्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति शव यात्रा में पीछे पीछे चलता है या कंधा देता है, उसे करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। शव यात्रा में चलने वाले मनुष्य को हर एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। सोचिए, जहां शव यात्रा के अंतिम दर्शन से पुण्य प्राप्ति का मजबूत विश्वास है,
जहां शव यात्रा को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करने की परंपरा है, उस देश में एक बेटा अंतिम बार अपने पिता को देखने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। सच तो यह है कि घनश्याम मालवीय की संतानें यह जानना भी नहीं चाहती होंगी कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। सोचिए, वही बेटा होगा जो आज भी किसी कागज में लिखता होगा सन ऑफ घनश्याम मालवीय। उनकी बेटी लिखती होगी डॉटर ऑफ घनश्याम मालवीय। लेकिन आज जब मृत्यु के बाद यह जरूरत पड़ी कि मृतक घनश्याम मालवीय के नाम के आगे फादर ऑफ लिखना है, तो फिर किसका फादर ऑफ लिखे, यह किसी को नहीं पता है। वो भी तब जब घनश्याम मालवीय के 2 बेटे 2 बेटियां हैं, 4 लोग नहीं। लेकिन इनके लिए पिताजी तभी तक थे जब तक कमाकर खिला रहे थे, पढ़ा रहे थे। मित्रों, घनश्याम मालवीय की जो संतानें हैं, उन्होंने अपने माता पिता को सिर्फ लावारिस चिता पर जलने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि देश में संबंधों के अंतिम संस्कार पर नई मोहर लगा दी है। इसलिए जी न्यूज की टीम घनश्याम मालवीय के बच्चों को तलाशने के लिए इंदौर की पंचवटी कॉलोनी गई। ये वही जगह है जिसका पता वृद्धाश्रम संचालिका ने बताया था। हमारे रिपोर्टर को वहां क्या पता चला, अब आपको वो भी देखना चाहिए। पंचवटी नगर में हूँ इंदौर के, और बताया जा रहा है कि घनश्याम मालवीय जो है वो पंचर की दुकान संचालित करते थे। मैं इस वक्त एक पंचर की दुकान पर ही हूँ। जानेंगे स्थानीय लोगों से। पता है घनश्याम मालवीय जी है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, जिनकी जो अंतिम संस्कार है बेटियां भी नहीं पहुंची थी, ऐसा कोई परिवार इधर रहता है? इधर तो नहीं रहता उनका, ना मैंने कभी देखा उनको। यहाँ पे 40 साल से यहाँ पे सर्विस करता हूँ, मेरी दुकान चलाता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ कोई मालवीय परिवार में दूसरा कोई रहता नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ और मेरा नाम कृपाराम मालवीय है। यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहता है। आपने कभी ऐसे परिवार से मुलाकात? नहीं हुई मेरी ऐसे परिवार से मुलाकात। ऐसे परिवार को जानते हैं, उनकी बिटिया को या इधर कोई? नहीं। तो हम लगातार क्षेत्र के रहवासियों से बात कर रहे हैं, उनके परिवार से मिलना चाह रहे हैं, उनकी बेटियों से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन पड़ताल हमारी लगातार जारी है। परिवार अभी हालांकि मिल नहीं रहा है। ऐसे में हमारी लगातार पड़ताल जारी रहेगी और परिजनों के बीच हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, कड़वी सच्चाई यह है कि घनश्याम मालवीय की संतानों ने अपने मन में अपने पिता का अंतिम संस्कार उसी दिन कर दिया था जिस दिन घनश्याम को अपने घर से निकाल दिया था। और दोनों बेटे और दोनों बेटियों के अंतर्मन की बात घनश्याम मालवीय अच्छी तरह जानते थे। यही कारण है कि वृद्धाश्रम में जिनके साथ वो रहते थे, उनसे भी वो कभी अपने साथियों से संतानों के बारे में कोई बात नहीं करते थे। जी न्यूज के संवाददाता जब आश्रम में पहुंचे और वहां घनश्याम मालवीय के साथ रहने वालों से बात की, तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। घनश्याम मालवीय इसी अपना घर के इसी कमरे में रहते थे और ये देखिए, ये उनका बिस्तर है जहाँ पर वो रहते थे, आराम करते थे। पूरा दिन जो है उनका यहीं पर व्यतीत होता था। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है जस की तस रखी हुई है। वो अपनी बेटी की तरह मानते थे। अपन लोग भी अपने माँ बाप की तरह सेवा करते हैं और करते थे। अब ज़्यादा बात ही नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। आपका गाना सुनते थे, ऐसा सुनने में आया है। क्या क्या आप सुनाते थे उनको? सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये गाना सटीक बैठता है उनके ऊपर, क्योंकि सुख में तो सब साथ थे, लेकिन जब दुख की घड़ी आई तो उनके परिवार के लोग ही उनके साथ में थे। मित्रों, भारतीय परंपरा में बुजुर्गों को सर्वोच्च और पूजनीय स्थान दिया गया है। सनातन संस्कृति में उन्हें केवल परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि संस्कृति का रक्षक, संस्कारों की धुरी और नैतिक मार्गदर्शक माना जाता है। हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान केवल उनके जीवित रहते नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इसी देश के 5.25% बुजुर्गों के साथ किसी न किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है। इस देश में 21.5% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धाश्रम
और सीनियर लिविंग सेक्टर बढ़ रहा है। मतलब 3 से 4 साल में वृद्धाश्रमों की संख्या दोगुनी हो जा रही है और वृद्धाश्रम में रहने वालों की लावारिस चिता जलना न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। मित्रों, हमने आपके साथ 6 अगस्त को डीएनए में ऐसी एक घटना साझा की थी। सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में ऐसी ही एक लावारिस चिता जली थी। तब मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण राम रत्न गुप्ता को देखने या मुखाग्नि देने उनकी कोई बेटी नहीं आई थी। तब हमने चिता को देख करके यह चिंता जताई थी कि संवेदना और संस्कृति को संभाल कर चलने वाला देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमने कहा था यह हमारे समाज का न्यू नॉर्मल तो नहीं बन गया है, और वही सवाल आज सच बनकर सामने है। हाँ, ये न्यू नॉर्मल बन गया है और ये न्यू नॉर्मल समाज के लिए बेहद खतरनाक है। ये एक गंभीर जानलेवा बीमारी की तरह फैलने लगा है। किसी के पास समय नहीं है तो वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जा रहा है, तो किसी को जायदाद में मन मुताबिक हिस्सा नहीं मिला तो माता पिता को घर से निकाल दिया। जिस वृद्धाश्रम में घनश्याम मालवीय की लावारिस चिता चली, वहां एक और बुजुर्ग महिला है जो पिछले 11 साल से वहां रह रही हैं। जानते हैं, रानी चंद्रा नाम की वो बुजुर्ग काफी पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया कि वो विदेश चला गया और इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गया। रानी चंद्रा का बेटा भोपाल आता है, फोन पर आने की सूचना भी देता है, लेकिन अपनी मां से मिलने कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके पास समय नहीं है। रानी चंद्रा कितने दर्द के साथ ये सच साझा कर रही हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। एक बेटा है ना आपका? तो बेटा बाहर है भाई, वो यहाँ थोड़ी है। भोपाल आता था, आपसे मिलता है कभी आके? भोपाल नहीं आते हैं, बहुत कभी रेयर केस में, कभी ऑफिस में आ गए तो आ गए, आए और चले गए। यहाँ क्या करेंगे आकर के? फ़ोन से बात हो जाती, मम्मी मैं आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा आप जाइए। कभी आखिरी बार आपके बेटे से मुलाकात आपकी कब हुई थी? काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम, यहाँ आने से पहले ही हुई थी मुलाकात। अच्छा, उसके बाद आपने कभी मुलाकात नहीं की? समझ रहे हैं इस दर्द को? माँ है जो बेटे की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन पैसे के पीछे भाग रहा है इनका बेटा, ये नहीं समझ रहा। और इनके बेटे जैसे लोगों की संवेदनाएं, भावनाएं, परंपराएं और रिश्तों को तिलांजलि देकर बिखरते संबंधों की क्रूर कहानी लगातार लिखी जा रही है। मित्रों, जिन पैसों के पीछे भागकर हम अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, लावारिस अवस्था में जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो पैसा कमाने में भी इन बुजुर्गों का ही बड़ा योगदान है। साल 2023-24 में भारतीय बुजुर्गों ने अर्थव्यवस्था में 68 अरब डॉलर यानी लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का श्रम योगदान दिया। यह योगदान भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3% है। और सुनिए, यदि काम करने के इच्छुक बुजुर्गों को दोबारा वर्कफोर्स में शामिल किया जाए तो भारत की जीडीपी में 1.5% की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। नीति आयोग और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सिल्वर इकोनॉमी यानी बुजुर्गों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का बाजार इस समय 73,000 करोड़ रुपए का है। भारतीय बुजुर्ग हर साल लगभग 14 अरब घंटे पारिवारिक देखभाल और 2.5 अरब घंटे सामुदायिक कार्यों में बैठाते हैं यानी व्यतीत करते हैं। फिर भी इन्हीं बुजुर्गों को न सिर्फ अपमानित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें लावारिस चिता पर जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में पिता को मुखाग्नि देना पुत्र का सबसे बड़ा और सर्वोच्च धार्मिक कर्तव्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पुत्र शब्द की उत्पत्ति ही इस कार्य से जुड़ी है। पुम त्रयते इति पुत्र, यानी जो पिता को पुत्र नामक नरक से मुक्ति दिलाए वही पुत्र है। लेकिन कुछ कुपुत्र ऐसे हैं जो पिता को मुखाग्नि देने के बजाय संबंधों और संस्कारों को जलाकर खाक कर रहे हैं। इसलिए हम आज कह रहे हैं कि देश में संबंधों को बचाने के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है। और यह आंदोलन सड़क पर उतर कर नहीं, किसी जंतर मंतर पर नहीं, किसी मैदान में नहीं, बल्कि अपने घर में करने की जरूरत है। अपने अंदर यह क्रांति लाने की जरूरत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि आप दुनिया के रिश्तों में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद में बदलाव लाइए। मित्रों, कोई बुजुर्ग अपने परिवार पर, अपनी संतान पर भार ना बने, इसके लिए सरकार कई तरीके के कार्यक्रम चला रही है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के देश के सभी बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार आयुष्मान भारत योजना चला रही है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों को व्हीलचेयर, चश्मे, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और छड़ी दी जाती है। जिला अस्पतालों और सीएचसी में बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष यूनिट होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु तक केंद्र सरकार बुजुर्गों को पेंशन भी देती है। 60 वर्ष की आयु के बाद भी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, उनके लिए सेक्रेट पोर्टल शुरू किया गया है। इसके जरिए अनुभवी बुजुर्गों को समाज में उनकी योग्यता के अनुसार काम के अवसर मिलते हैं।
इतनी व्यवस्था होने के बावजूद लोग अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना बच्चों का केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य कानूनी दायित्व है। कानून में माता पिता की गरिमा और सुरक्षा को किसी भी पारिवारिक या संपत्ति विवाद से ऊपर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि यदि बेटी आर्थिक रूप से सक्षम है और पिता असहाय है तो बेटी को भी माता पिता की देखभाल करनी होगी। लेकिन हो क्या रहा है, देश में वृद्धाश्रम में रह रहे माता पिता को देखने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। ना बेटा आ रहा है, ना बेटी आ रही है। मित्रों, जो आज जवान हैं, जो अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहे हैं, वो भी एक दिन बुजुर्ग होंगे। वो भी एक दिन उसी स्थिति में होंगे जिस स्थिति में उन्होंने अपने माता पिता को पहुंचाया है। गीता के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके अच्छे कर्म सुख बनकर और बुरे कर्म दुख बनकर आपके पास लौटते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में और धर्मार्थ संवाद में साफ साफ लिखा है कि जो पुत्र अपने माता पिता के शव को बेसहारा छोड़ देता है या जानबूझकर मुखाग्नि नहीं देता, उसे अत्यंत भयानक पितृ दोष लगता है, नरक में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। ये सच है कि आज भारत युवाओं का देश है। भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन 20 साल बाद यही देश बुजुर्गों का देश हो जाएगा। आज की जेनजी पीढ़ी 2050 में बुजुर्ग हो जाएगी। 2046 में देश की बुजुर्ग आबादी बच्चों की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2050 के बीच भारत की कुल जनसंख्या सिर्फ 18% की दर से बढ़ेगी, जबकि बुजुर्गों की जनसंख्या 134% की दर से बढ़ने वाली है। 2050 तक करीब 35 करोड़ बुजुर्ग ग्रामीण इलाकों में होंगे। आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा जेन-ज़ी और जेन अल्फा को लेकर है। हमने आपको बताया था कि 2029 के चुनाव में देश में करीब 38 करोड़ जेन-ज़ी होंगे। जेन अल्फा की आबादी करीब 41 करोड़ होगी, लेकिन 2050 और 2060 के बीच जेन-ज़ी और जेन एक्स दोनों की आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। यह अतिरिक्त जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस गति से बुजुर्गों के परित्याग की यह बीमारी फैल रही है, जिस तरह संतानों को बुजुर्ग माता पिता बोझ लगने लगे हैं और जिस तरह अब उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय अपनी परवरिश और संबंधों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो भारत जैसे रिश्ता निभाने वाले देश के लिए डरावना है। क्योंकि हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं जहां माता पिता तो छोड़िए, दूसरे बुजुर्ग के भी चरण स्पर्श करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारे यहाँ तो परिचय में 7 पुश्तों के नाम गिनाने की परंपरा है, पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण करने की परंपरा है। फिर उसी समाज में जब रिश्तों का अंतिम संस्कार न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, तो हमें एक बार स्वयं से संवाद करने की जरूरत है। हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, और शायद अब वक्त आ गया है कि संस्कार, संस्कृति और संबंधों को बचाने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। संतानों की संवेदनाएं अपने जन्मदाता के लिए मरती जा रही हैं, और इस सामाजिक आपदा या कहिए कि इस सामाजिक शर्म को कुछ लोगों ने मुनाफे का अवसर बना लिया है। मतलब ये कि भारत में अंतिम संस्कार का बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया गया है, जिसमें अंतिम संस्कार की कीमत तय होती है, कई सारे ऑफर भी दिए जाते हैं, बाकायदा पैकेज होता है, सबका रेट तय रहता है। ऐसे लोग जो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाते या नहीं आना चाहते, उनके लिए सर्विसेज चल रही हैं, जिसमें फोन पर ही अंतिम संस्कार का पैकेज बुक कर लिया जाता है और बच्चे माता पिता को वर्चुअल विदाई दे देते हैं, यानी वीडियो कॉल पर ही मुखाग्नि दे देते हैं। मित्रों, हमारे समाज में मृत्यु को मोक्ष और अंतिम सत्य कहा गया है, लेकिन आज की तारीख में एक नया सत्य है, डेथ केयर इंडस्ट्री, यानी अंतिम संस्कार का बिजनेस। इसके तहत लोग अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए विदेशों में बैठकर ही किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ही अंतिम संस्कार का ठेका दे देते हैं। कंपनियां इसके लिए बाकायदा उन्हें पैकेज सेलेक्ट करने के ऑप्शंस भी देती हैं, और पैकेज सेलेक्ट करने के बाद वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि ऐसे इक्का दुक्का मामले सामने आते हैं, लेकिन आज आपको आंकड़े देखने चाहिए ताकि आप समझ सकें ये कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। भारत में डेथ केयर उद्योग साल 2008 में करीब 9,000 करोड़ का था, जो आज बढ़कर 26,000 से 30,000 करोड़ का हो गया है। यानी 15 वर्षों में लगभग 3.5 गुना वृद्धि। अनुमान है कि 2030 तक ये बाजार 40,000 से 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। हमारे समाज में जैसे जैसे संवेदनाएं कम हो रही हैं, वैसे वैसे ये उद्योग लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस कदर बढ़ता जा रहा है, एक मैसेज करने पर ये कंपनियां वृद्धाश्रम का पता लेकर अंतिम क्रिया में लग जाती हैं। आपको देखना चाहिए ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। आज हमने इसका एक लाइव डेमो किया।
हमारी टीम ने एक कंपनी को मैसेज किया कि किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति का देहांत हो गया है। विदेश में रहने वाला उनका बेटा दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करवाना चाहता है। आपको बिग वॉल पर देखना चाहिए कि कंपनी का क्या मैसेज आया। और इसमें जो मैसेज आया कंपनी की तरफ से, जो हमने यहां से भेजा था, कृपया मुझे वृद्धाश्रम का पता बताएं ताकि हम उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकें। हम उनके शव को वृद्धाश्रम से ले जाकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेंगे। इस तरीके की कंपनियां हम आपको बता दें। उसके बाद हमने मैसेज डाला, क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है? जी हां, अंतिम संस्कार सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप इस मुश्किल समय में होने वाले सभी परेशानियों और झंझटों से बच सकते हैं। आपको बस घर बैठे आराम से हमसे संपर्क करना है और अपनी जरूरत बतानी है। सोचिए, संवेदनाएं कहां है हमारी, कहां है? परेशानियों और झंझटों से बच सकते हैं आप। माता पिता की मौत पर परेशानियों और झंझटों से बच सकते हैं। आपको बस घर बैठे आराम से हमसे संपर्क करना है। कौन है ये लोग? ये इंडस्ट्री चला रहे हैं देश में अंतिम संस्कार करने की, और कह रहे हैं आप घर पे आराम से बैठिए, हम करेंगे आपके रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार। हमारे समाज को ये क्या हो गया है? कहां जा रहे हैं हम? आज हमें बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या कोई नौकरी, कोई काम माता पिता के अंतिम संस्कार से बढ़कर हो सकता है? डीएनए मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ है, उस घर से 100 गज दूरी तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होकर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को कंधा देना जरूरी बताया गया, और यहाँ बच्चे अपने माता पिता के अंतिम संस्कार का ठेका किसी कंपनी को दे रहे हैं। ऑनलाइन मुखाग्नि दी जा रही है और कंपनी भी दावा कर रही है कि आप आराम से बैठिएगा, अंतिम संस्कार हम कर देंगे। डीएनए मित्रों, ये बिजनेस मॉडल कैसे चलता है, किस तरह से काम करता है, ये समझने के लिए हमने मुंबई के सुखांत अंतिम संस्कार नाम की एक कंपनी से संपर्क किया। इस कंपनी के संस्थापक ने क्या कहा, आपको ये भी देखना चाहिए। इस वक्त मैं सुखांत के उस छोटे से गोडाउन में हूँ जहाँ पर वो सारी सामग्री रखी जाती है जो अंतिम संस्कार की विधि के लिए इस्तेमाल में आती है। इसमें देखिए, ये जो है ना, ये बाम्बू है, ये अबीर गुलाल है, गंगाजल है, ये तिकड़ी है, ये जो चटाई है, और ये इसके अंदर बड़ा मटका, कफन का कपड़ा, छोटा, और सब चीज़ें इसमें होती है। ये सब बन के ये ऐसे बनता है, बांधा जाता है, और इसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा लगा के लोगों को अंतिम यात्रा के लिए लेके जाते हैं। इसमें हार फूल चढ़ा के हम करते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ रिक्वायरमेंट कोई डालता है तो फिर उसके अलग चार्जेस है। अलग चार्जेस मतलब फूल किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को शॉल चाहिए, किसी को चंदन के हार ज़्यादा चाहिए, वो होता है। और जैसे गाड़ी को सजाया जाता है, तो ये चीज़ें अलग अलग होती है, वो जो कौन जैसा व्यक्ति है वैसे। इस तरह की बातों को लेकर नंबर्स बढ़े हैं क्या पिछले कुछ समय में, कि परिवार के लोग हैं ही नहीं और आप लोग को संपर्क किया गया कि अंतिम संस्कार करने जाओ? हाँ जी, ये नंबर बढ़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्रॉपर्टी बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो परिवार में परिवारवाद बहुत है। तो उस वक्त जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, फिर बाल बच्चे बात नहीं करते, मतलब अपना अपना एक ईगो है। ईगो होता नहीं है, बट एक ऐसा हो जाता है, उसमें से ये चीज़ हो जाती है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि चार कंधे देने वाला भी कोई ना रहा हो परिवार में या नात रिश्तेदार में, तो आप लोगों को वो भी करना पड़ रहा हो सारे इंतजाम के साथ? हाँ जी, जब फ़ोन आता है ना, तभी पहले वो पूछते हैं कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, आप कितने लोग भेजेंगे। तो उस वक्त ही हमारा रोल चालू हो जाता है कि भाई हमें 8वें माले पे लेना है, 23वें माले पे ले जाना है, उठाएगा कौन, कपड़े कौन चेंज करेगा, उनको ये कौन करेगा। उनको तो जाते समय तो लास्ट में उनको आदर और आत्मसम्मान तो करना पड़ेगा ना, तो वो सुखांत पूरी जिम्मेदारी लेता है। आप सोच रहे हैं कि हम किस स्तर पे पहुंच गए और कहां पहुंच गए। आज रात सोचिएगा जरूर आप लोग। एक कंपनी लिखकर भेज रही है, आप घर पर आराम से बैठिए, हम अंतिम संस्कार कर देंगे। दूसरी कंपनी के मालिक बता रहे हैं कि उनके पास फोन आता है कि आपके पास मैन पावर है क्या। मैन पावर, जैसे घर में कोई मजदूरी का काम कराना हो, घर की मरम्मत करानी हो या कोई और काम कराना हो। अंतिम संस्कार के लिए मैन पावर पूछी जा रही है इस देश में। ये वो देश है
और हमने तो अपने छोटे शहरों में देखा है कि अगर पता चल जाए कि किसी घर पे मृत्यु हुई है तो आधा शहर पहुंच जाता है बिना कहे सुने। उस देश में ये हो रहा है। अंतिम संस्कार को उद्योग बनाने वाली कंपनियों से अलग हमारे देश में कुछ ऐसे समाजसेवी भी हैं जो बिना किसी लालच के ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार भी करते हैं, जिनके बच्चे आखिरी वक्त में साथ छोड़ देते हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सामाजिक सरोकार से जुड़े लोकप्रिय कार्यक्रम सच में वर्षा वर्मा नाम की ऐसी ही एक समाजसेवी ने अंतिम संस्कार का जो महत्व बताया, आज ये हर किसी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। आप ये जो संस्कार का काम करती हैं, बाकी तो चीज़ें आपके पास और भी स्टाफ होगा, कार्यकर्ता होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, लेकिन मैंने सुना कि जो आप बॉडी का संस्कार करती हैं वो आप खुद करती हैं बिना किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व किए हुए। हाँ जी। उसके हाँ जी। पीछे क्या सोच है आपकी? आप पूजा करते हैं? हाँ, करते हैं एक प्रकार तो की। आप रेगुलर बेसिस पे स्वयं पूजा करना चाहेंगे या चाहेंगे कि सवेरे आपके घर में रोज एक पंडित आए वो पूजा कर दे, खाना पूर्ति हो जाए और आप चले जाएं? आजकल तो बहुत घरों में मैं यही देखता हूँ पंडित को लगाया हुआ है, बस वो करके चला जाता है। जब तक आप स्वयं कुछ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे, आपके दिल को तसल्ली कैसे मिलेगी? तो जीवन में पैसा हर कोई कमा लेगा, अगर स्वयं की तसल्ली के लिए जीवन में कुछ करना है तो मेरे हिसाब से आप स्वयं कीजिए और उस तसल्ली का सुख भोगिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण सत्य से मुंह मोड़ लेता है और अज्ञानता को ही अपना सच मान बैठता है, उसका पतन निश्चित है। ऐसा मतिभ्रम मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। आचार्य चाणक्य ने अज्ञानता को मतिभ्रम का मूल कारण माना, लेकिन आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मतिभ्रम और दृष्टि दोष को स्थायी गुण बना लेते हैं। इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन चलते चलते जो पिछली खबर थी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम इस वक्त जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, और सबका फोकस उसी तरफ है। ध्यान रखना होगा कि ये सब करते करते हम उन बुजुर्गों को ना भूल जाएं जो इस जेन ज़ी का आधार है। और उस जेन ज़ी को भी याद रखना पड़ेगा कि धर्म और कर्म यही इस देश के दो प्रधान चीज़ें हैं। और कर्म में भी प्रधान चीज़ एक जो बड़ी स्पष्ट तौर पर बताई गई है कि जो बोगे वही काटोगे। आज मैं विशेष तौर पर ये एक आई ड्रॉप लेकर के आया हूं। ये आई ड्रॉप झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए। ये आई ड्रॉप इसलिए जरूरी है क्योंकि मंत्री जी को दूरदृष्टि दोष हो गया। वैसे वो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन उनको दूरदृष्टि दोष हो गया, इसलिए हम उनके लिए आई ड्रॉप लेकर आए। दूरदृष्टि दोष में दूर की चीजें तो दिख जाती हैं, लेकिन नजदीक की चीजें जो होती हैं वो साफ साफ दिखाई नहीं देती। मंत्री जी को रांची में बैठकर दिल्ली के छात्रों पर चली लाठियां तो दिखाई दे रही थी, लेकिन रांची में छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज नहीं दिख रहा है। उनका पहले ये बयान सुन लीजिए। कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस एक बार फिर से सुनवा दीजिए। मुझे लगता है कि ये लोगों को फिर से ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सुनने में भी कोई दिक्कत हो, तो सुन लेना चाहिए, फिर उसके बाद बताएंगे कि आज हम ये आई ड्रॉप लेकर क्यों आए। कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस इरफान अंसारी कह रहे हैं, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि रांची में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। कल यानी सोमवार को जब नौजवान विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे, इरफान अंसारी के मुताबिक तब झारखंड पुलिस शांति की प्रतिमूर्ति बन गई थी। पुलिस ने किसी छात्र को लाठी ही नहीं मारी। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, वो सामने आकर रहता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर सच से आंखें मूंद लेते हैं, वो अंततः अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझकर रह जाते हैं और फिर दुख पाते हैं। महात्मा बुद्ध के कालखंड में तो सोशल मीडिया नहीं था, तब भी सच को छिपाना मुश्किल था। आज तो सोशल मीडिया का समय है, मोबाइल कैमरे का समय है। कल रांची में विधानसभा भवन के बाहर क्या हुआ, इसकी तस्वीरें हर सोशल मीडिया, हर बड़े जो मीडिया संस्थान हैं, उनके कैमरों के जरिए आप सबके सामने। प्रदर्शन कर रहे नौजवानों के साथ क्या हुआ था, इसका सच वीडियो क्लिप्स की शक्ल में हर जगह मौजूद है। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी, जो झारखंड के मंत्री हैं,
उनको ये नहीं दिखाई देता, उन्हें दूरदृष्टि दोष है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम ये आई ड्रॉप लेकर आए। हमने आज एक प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक से बात की, उन्हें बताया कि जब आंखों से धुंधला दिखाई दे, जब आंखों के सामने हुई घटना ही दिखाई ना दे, तो उसके लिए आई ड्रॉप जरूरी हो जाती है उनके मुताबिक। इसलिए आज हम ये आई ड्रॉप लाए हैं। इस आई ड्रॉप के साथ हम आज डॉक्टर इरफान अंसारी को रांची के कुछ वीडियो और कुछ बाइट सुनाना चाहते हैं। शायद ये देखकर उनका दृष्टि दोष दूर हो जाए। लहू बहाया जा रहा है, पैर तोड़ दिया गया है लाठियों के जरिए। ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से पीटा गया है। पैर में मारा, यहाँ मारा गया और यहाँ पर मारा है। एक्शन लिया गया हम लोग के ऊपर। क्यों लाठियां मारी गई भाई? हम लोग सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए लाठी मारा गया भैया। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें आकर के देखिए ये किया गया स्टूडेंट्स के साथ। अरे हम क्या आतंकवादी हैं यहाँ? महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया, कपड़ा फाड़ा गया है, महिलाओं का कपड़ा फाड़ के पीटा है। झारखंड की और ये आवाज़ें हमें इसमें से अभी रोकनी पड़ रही है, क्योंकि अभी देखिए ये वक्त की बात है। जिन अंसारी साहब की हम बात कर रहे थे वो इस वक्त मेरे सहयोगी प्रमोद के साथ मौजूद हैं। प्रमोद, जरा उनसे बात कीजिएगा और उनको बता जरूर दीजिएगा बीच में कि आज डीएनए में हम उनके लिए खास तौर से ये आई ड्रॉप लेकर आए हैं, उनके दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए। अच्छा जी, बिल्कुल। झारखंड सरकार के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान जी, ये बताइए, पहला सवाल मेरा ये है आपसे, आपने अभी छात्रों से मुलाकात की है, छात्र क्या कह रहे हैं वो बता दीजिए। देखिए, आंदोलनकारी जो छात्रा हैं, हम उनसे मिले हैं आज। वो थोड़ा गंभीर थी। लाठी चली थी या नहीं चली थी? हम उनको डिटेन करके हॉस्पिटल लाए हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सरकार आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है, छात्र छात्राओं के साथ है, हमारे जन नेता राहुल गांधी जी उनके साथ हैं। आज आपकी जो भी मांग है 95% मांगे हम लोगों ने मान लिया है। और जिस प्रकार भाजपा नैरेटिव सेट कर रही है, भाजपा को मैं कहूंगा पूछिएगा जरूर, क्योंकि सुबह बोल रहे थे कि लाठियां नहीं चली थी। आप हम दोनों के बीच का मामला है, हम लोग सेटल कर लेंगे। आपने देखा होगा कि जेपीएससी में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, चेयरमैन जेल चला गया, 19 आदमी को हम लोगों ने जेल भेज दिया और 20 आदमी को जेल भेज दिया, और भी कई लोग जो हम लोग तह तक पहुंचने का काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है, कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, राहुल जी यहाँ लगे हैं, राहुल जी को एक बच्चा यहाँ पसंद कर रहा है, छात्र छात्र पूरे देश के सारे बच्चे राहुल जी को पसंद बुला रही है। अभी मैंने सुना, ये सवाल ये है, पूरा देश जानना चाहता है, कल छात्रों पर लाठी चली या नहीं चली? देखिए, लाठी, अब देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस समर्पित सरकार है, ठीक है। हम लोग मार खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को नहीं मारेंगे। बात चीज़ों को समझिए। 8 बैरिकेटर अगर पार कर रहा है बच्चा हमारा, तो हमारा समर्थन है बच्चों के साथ। राहुल जी ने साफ कह दिया ट्वीट करके कि बच्चों को शांति, फिर पूछेगा लाठी चली या नहीं चली। गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लाठी चली या नहीं चली, हाँ या ना? क्योंकि आप कह रहे हैं लाठी नहीं चली है। आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ जी कि युवा, हमारे जो पीसफुल युवा कर रहे हैं, चल रहे थे, वो लोग बिल्कुल शांत थे, वो लोग हिंसा नहीं फैला रहे थे। भाजपा एबीवीपी के कुछ लोग, युवा मोर्चा के कुछ लोग, वो तांडव कर रहे थे। तो लाठी चली कि नहीं? मेरा सवाल लाठी से है, लाठी चार्ज हुआ नहीं हुआ? एक सेकंड देखिए, जब पुलिस रात में, देखिए हुआ क्या, आप चीजों को समझिए। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक, हम स्पॉट पे थे, हम वहाँ देख रहे थे, आप लाठी चार्ज पे जवाब नहीं दे रहे। आप बात समझिए, विधानसभा के बगल में विधायक आवास है। विधायक आवास में भाजपा जान रही थी कि यहाँ पर विधानसभा घेराव होगा। एक दिन पहले भाजपा के विधायकों ने गुंडे को अपने आवास में बुलाकर शरण दिया, और जिस दिन आंदोलन था, पूछिए लाठी चली या नहीं चली? इतना हंगामा करो, हम सारी बातें सुन लेंगे, अगर ये स्वीकार कर लेंगे कि लाठी चली, कि युवाओं को सरकार ने सर सारी बातें सुननी तैयार है। लाठी चार्ज पे बताइए। आप मेरी बात सुनिए जी, आप मेरी बात सुनिए। 8 बैरियर को युवा तोड़ दे के पास कर जा रहा है। वो तो नाराजगी है सर। आप सुनिए, जिनका भविष्य बर्बाद होगा वो तोड़ेंगे सर। अच्छा, मेरी बात सुनिए ना,
आप 1 तोड़ रहे हो, 2 तोड़ रहे हो, 3 तोड़ रहे हो, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद विधानसभा हमारा, ठीक है, उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं किए। आप विधानसभा के अंदर तक आ गए, फिर भी कुछ नहीं किए। बताइए, अगर भाजपा की सरकार यहाँ पे होती तो आज हमारे युवाओं तो इसका मतलब प्रमोद कल लाठी नहीं चली, ये कुछ नहीं किए। तो बताइए, लाठी चली नहीं चली है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। लाठी चार्ज हुआ है नहीं हुआ है? देखिए, अच्छा बताइए, अगर लाठी चार्ज होता, मान लीजिए, तो युवा घायल होते। तो ये अस्पताल में किससे मिल रहे थे? अच्छा मैडम, एक मिनट, देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए मैडम, घायल है लोग, घायल है मैडम, देखिए मैडम, अभी भी आप कायम है, लाठी चार्ज नहीं हुआ है, लाठी चार्ज नहीं हुआ है। प्रमोद बताइएगा कि आज डीएनए में आई ड्रॉप लेकर आए हम इनके लिए। ऐसे मत कीजिए, इनको दूरदृष्टि दोष हो गया है मंत्री जी को। बात सुनिए, घायल होंगे लोग, आप बता दीजिए कितने लोग घायल हैं। सर सुनिए, डीएनए में राहुल सिन्हा आपकी दूरदृष्टि दूर करने के लिए आई ड्रॉप लेकर आए। आई ड्रॉप सर, आपको ताकि दिखे कि लाठियां चली हैं। मैं कर सुनिए मेरी बात। सर दूरदृष्टि दोष हो गया है सर, लाठी चार्ज नहीं दिख रहा है। एक डॉक्टर है सर आप तो। अब सुनिए, मैं सारे आंकड़े मेरे पास है, सारे आंकड़े मेरे पास है। युवाओं के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं किया गया। अरे तो अस्पताल में किससे मिलने गए थे भैया? प्रमोद पूछिए ना, अस्पताल में किससे मिलने गए थे? हॉस्पिटल में किससे मुलाकात करें? हॉस्पिटल आप आंदोलनकारी उसको लाठी चलाया क्या? अभी बात करते हैं। सर सुनिए, आप देखिए, ऐसा तो नहीं कि आपको सही जानकारी ना हो। देखिए, ऐसा तो नहीं कि आपने देखा ही ना हो विजुअल, ये लाठी चली है। मैं आपको विजुअल दिखा दूं? ये देखिए, ये डिबेट का मामला नहीं है। डिबेट है ही नहीं है सर, मैं और आप दोनों। आप बात सुनिए, भाजपा ने युवाओं को गोली मार दिया, मारा कि नहीं मारा? बोलिए। आपकी सरकार ने भी तो लाठी मार दी। फिर लाठी हम क्या हुआ बताइए? आपको देख नहीं रही, आप स्वीकार नहीं कर रहे। वो डॉक्टर अंसारी को ना तो दिल्ली के बारे में जानकारी है, वो कह रहे हैं गोली चली, दिल्ली में गोली नहीं चली थी। ना ही उन्हें रांची की जानकारी है जहां पर लाठी चली और वो कह रहे हैं लाठी नहीं चली। और मुझे अब जो कहना पड़ रहा है, प्रमोद आएंगे आपके पास, आप जरूर बात कीजिए। मुझे लगता है कि वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है और कहना पड़ेगा कि इस आई ड्रॉप से काम नहीं चलेगा। हम तो सोच रहे थे ये दूरदृष्टि दोष का मामला है ना, आपके सामने ही वो बोल कर गए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये तो दूरदृष्टि दोष का मामला नहीं, इसमें आई ड्रॉप फेल हो जाएगी। इसके लिए तो फिर कुछ और बात करनी पड़ेगी। आपको बिहार के आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन याद है? दिसंबर 2025 में नुसरत को नियुक्ति पत्र देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नकाब हटाने की कोशिश की थी। इस पर विवाद हुआ था, कट्टरपंथियों ने इसे इस्लाम का अपमान बताया था। तब रांची में बैठे बैठे यही इरफान अंसारी साहब जो अभी लाइव पर थे, नाराजगी उनकी साफ साफ दिखी थी उस वक्त। उन्होंने बिहार की डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में लाखों की नौकरी और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी थी। मैं वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा, यहाँ जात पात नहीं करने देंगे। समझ रहे हैं हम? 2-4 किलोमीटर की घटना नहीं दिखती है इनको, अपने आसपास की घटनाएं नहीं दिख रही हैं इनको, लाठी चलती हुई नहीं दिख रही है इनको। लेकिन रांची से 330 किलोमीटर दूर पटना में हुई घटना उन्हें बहुत आसानी से दिख जाती है। हम उनकी ये परेशानी दूर करना चाहते हैं। अब मैं चाहते हैं तो कह नहीं सकता, चाहते थे इसलिए हम आई ड्रॉप लेकर आए थे, लेकिन ये आई ड्रॉप फेल हो गई। डॉक्टर अंसारी के लिए, इरफान अंसारी के लिए जो हम आई ड्रॉप लेकर आए थे, हम सोच के आए थे शायद दृष्टि दोष वाली बीमारी हो सकती है, इससे ठीक हो सकती, नहीं हो सकती। ये दृष्टि दोष का मामला ही नहीं। अगर ये सामान्य कोई रोग होता तो जरूर ठीक हो जाता, लेकिन ये सेलेक्टिव सोच वाली बीमारी है। मित्रों, झारखंड में नौजवानों के आंदोलन को आज 18वां दिन है। शाम 7 बजे आंदोलनकारियों ने लाठीचार्ज के विरोध में मौन मार्च निकाला। आंदोलनकारियों का मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक गया। मित्रों, थोड़ी देर पहले इरफान अंसारी रांची के अस्पताल पहुंचे। यहां उन नौजवानों को रखा गया है जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल कर रहे 2 नौजवानों की तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक छात्र की शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक छात्रा अब भी अस्पताल में भर्ती है। उसी से मिलने इरफान अंसारी पहुंचे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बेटा देखो, हम लोग तुम्हारे तुम लोगों के साथ हैं,
और राहुल गांधी जी तुम लोग के साथ थे, हम लोग एकदम दिल से तुम लोगों के साथ, लेकिन वार्ता के लिए हम लोग हर बात तुम लोग मानने को तैयार है। कुछ लोग मिसगाइड कर दिएगा, बीच में खुदक के मतलब है तुम लोग का जो भी निर्णय है उसको बाधा पहुंचा रहा है, जान भी कौन पहुंचा रहा है। सुना आपने, अस्पताल पहुंचकर भी इरफान अंसारी को फिक्र छात्रों की नहीं अपने नेतृत्व की थी। वो बार बार यही जिक्र करते रहे कि हमारे नेता आपके साथ हैं। आज एसडीएम रांची और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर आंदोलनकारियों से मिलने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया, आंदोलनकारियों को संदेश दिया कि संवाद का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। आंदोलनकारियों ने भी कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, उन्हें सरकार की तरफ से अगले राउंड की वार्ता के प्रस्ताव का इंतजार है। और हम देखिए, आज इस खबर को हम इसी दिशा में आगे बढ़ाने वाले थे और बताने वाले थे कि इस आंदोलन को लेकर अब क्या क्या चल रहा है, लेकिन बीच में ही जब हमने इरफान अंसारी को सुना तब हमें ये आई ड्रॉप लेकर आना पड़ा। कोई मंत्री, कोई नेता इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? कल ही तो चली थी छात्रों पे लाठियां, एक बार नहीं दो बार चली थी। वो बच्चे रोते बिलखते अपने जख्म दिखा रहे थे। और लाठियां चलना अगर जंतर मंतर पर गलत है तो फिर रांची में उसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? और किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही। मंत्री खुलेआम अभी भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमने तो कुछ नहीं किया। इस सब के बीच आंदोलनकारी अब भी झारखंड सरकार से संवाद चाहते हैं। वो संवाद के जरिए विवाद सुलझाना चाहते हैं। मित्रों, संवाद से केरलम के आंदोलनकारियों का मुद्दा सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 अगस्त के डीएनए संस्करण में हमने केरलम में आंदोलन कर रहे नौजवानों की कहानी बताई थी। जब किसी नेशनल मीडिया ने 34 दिन से इस नौकरी के लिए तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर घास और मिट्टी खाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे नौजवानों का दर्द नहीं दिखाया था, तब हमने ये मुद्दा उठाया था। और वैसे मैं हमेशा इस बात को लेकर के, अब से नहीं, जब से मैं पत्रकारिता में रहा हूँ, फील्ड पर आता रहा हूँ, ये जो लाइनें होती हैं कभी कभी ये मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि हमने किया, हमने दिखाया। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें दिखाना चाहिए। अपनी पीठ थपथपाने वाली ये बात भी नहीं है कोई, क्योंकि ये बच्चे घास खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। इसमें अगर जिम्मेदारी सरकार की है तो जिम्मेदारी मीडिया की भी बनती है, हमारी भी बनती है। हम भी 34 दिन लेट थे। हाँ, इतना ज़रूर है कि नेशनल मीडिया के तौर पर पहली बार इस खबर को हम साथ में लेकर आए, लेकिन 34 दिन तो हम भी लेट थे, इसको स्वीकार करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से हमारे प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू सी मीडिया। धन्यवाद जी मीडिया, हमारे साथ खड़े होने के लिए। सरकार ने हमारी सभी 5 मांगे मान ली हैं। सी न्यूज़ बिकॉज जी न्यूज़ ने हमारी बहुत मदद की है। हमारी आवाज़ को पूरे भारत में उठाने के लिए धन्यवाद जी न्यूज़। पैन इंडिया लेवल। एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम सही मुद्दों को उठाएं। केरलम के नौजवानों का मुद्दा हमने इसलिए उठाया क्योंकि ये देश के भविष्य कहे जाने वाले नौजवानों से जुड़ा मुद्दा था। ऐसे मुद्दे आगे भी हम उठाते रहेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि ये मुद्दा केरलम में हुआ है तो सिर्फ केरलम में उठाएंगे। किसी भी राज्य में हो, किसी भी राज्य की सरकार में अगर इस तरीके से छात्र बैठ करके घास खाएंगे, मिट्टी खाएंगे, तो हम आवाज बनेंगे। यानी मित्रों, आज एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें आपसे बात करनी है। ये मुद्दा दिल्ली के अस्पतालों में बेकार पड़े करोड़ों के मेडिकल उपकरणों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के जिन बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड से लेकर सीटी स्कैन के लिए 6 महीने से साल 2 साल तक की वेटिंग होती है, वहां करोड़ों के मेडिकल उपकरण सालों से सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं। उनका कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 50 करोड़ से रुपए से ज्यादा के मेडिकल इक्विपमेंट वैसे ही बेकार पड़े हुए हैं। जिन मशीनों का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए होना चाहिए, वो रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। विदेशों से इन्हें मरीजों के इलाज के मकसद से मंगवाया गया था, लेकिन अस्पताल में पहुंच जाने के बाद भी ये बेकार पड़े हुए हैं। मित्रों, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेकार पड़े इन मेडिकल उपकरणों का खुलासा दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुआ। एक केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वो अपने यहां मौजूद मेडिकल उपकरणों का ऑडिट करें, यानी पता लगाएं कि इन मशीनों का कितना इस्तेमाल हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आंतरिक छानबीन के बाद 26 अस्पतालों ने बिना इस्तेमाल वाले मेडिकल उपकरणों को लेकर अपनी रिपोर्ट दायर की, जिन्हें दिल्ली सरकार ने हलफनामे के जरिए हाईकोर्ट के सामने पेश किया। और इसमें चौंकाने वाला खुलासा है कि 50 से 60 करोड़ रुपए की मशीनें यूं ही अस्पतालों में बेकार पड़ी। मरीज इलाज के बिना लौट जाता है, लेकिन मशीनें इस्तेमाल हो ही नहीं रही हैं।
आपको यह भी जानना चाहिए कि किस अस्पताल में कितनी मशीनें बेकार पड़ी हैं, और यह जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद इन अस्पतालों ने ही दी। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोकनायक अस्पताल में 44 बाईपास जो मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हर मशीन की कीमत 1,45,000 रुपए है, यानी करीब 64 लाख की मशीनें बेकार रखी हुई हैं। इसके अलावा 34 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिनकी कीमत 49,700 रुपए प्रति यूनिट है। इस तरह 16,90,000 की मशीन का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। इसी तरह लोकनायक अस्पताल में कुल मिलाकर करीब 81 लाख की 78 मशीनें फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रही। और इस रिपोर्ट का एक ग्राउंड रियलिटी चेक भी अब आपको देखना चाहिए। इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो है साइक्लोट्रॉन मशीन। जिस मशीन की मदद से, अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, तो कैंसर पेशेंट्स के लिए दवाई बनाई जाती है। यहाँ उसको FDG कहा जाता है, जो इस मशीन की मदद से जनरेट किया जाता है पेशेंट के लिए। जब किसी पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है कैंसर के साथ, तो बायोप्सी और अलग अलग डायग्नोसिस से जब उनको पता चलता है कि कैंसर है, तो उसके बाद उनके कैंसर की स्टेट जानने के लिए इस साइक्लोट्रॉन कंसोल का इस्तेमाल किया जाता है और FDG जनरेट किया जाता है। और इसके बाद जो जनरेट होता है यहाँ से PET CT के माध्यम से उसको पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में मैन पावर नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, उनकी कमी है, तो ये मशीन जो है लगभग पिछले 4 साल से बंद पड़ी है। जिस DNA में अब आज का संदेश, जिंदगी में कभी कठिन एपिसोड आए तो रिमोट उठाकर स्किप मत दबाइए, क्योंकि मुश्किलों का हर सीन आपके कैरेक्टर का लेवल अप कराने आता है।